नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साम्य संबंधी जो विचार हम पढ़ रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम साम्य की धारणा की जो आलोचना है वो देखेंगे और साथ ही साथ महत्व देखेंगे। सबसे पहले हम आलोचना देख लेते हैं। आलोचना में सबसे पहले आलोचक क्या कहते हैं? काल्पनिक। तो साम्य काल्पनिक है। आलोचकों का मत है कि व्यवहार में साम्य का कोई महत्व नहीं है, यानी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ठीक है। दूसरा कहते हैं साम्य का क्षणिक होना। ये कहते हैं साम्य अगर हो भी जाता है वो तो क्षणिक होता है। ठीक है। साम्य की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि यह क्षणिक होता है। कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके परिणामस्वरूप मांग तथा पूर्ति का साम्य स्थापित हो जाता है, लेकिन होता क्या है, तुरंत वो टूट भी जाता है। ऐसी दशा में इस साम्य का अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व नहीं रह जाता है, कई सारे लोग बोलते हैं। आखिर में है तत्वहीन। साम्य की दशाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि साम्य का अध्ययन तत्वहीन है। अब क्या है तत्वहीन, समझिए। साम्य के संबंध में भले ही यह बात सत्य हो, पर हम यहां इसके उत्तर में यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार में पूर्ण सत्य नहीं पाया जाता है फिर भी इसका महत्व है। यही बात साम्य के बारे में कही जा सकती है। इसके कहने का मतलब है, इसके डिफेंस में लोगों ने कहा कि लोग कहते हैं ये तत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं। तत्वहीन मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। लेकिन लोगों ने इसके डिफेंस में कहा, मुझे एक बात बताइए, इस संसार में लोग कहते हैं सच बोलो सच बोलो, सब लोग कहते हैं जितने भी हम लोग को ज्ञान देने वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे बताइए, क्या सच 100% लोग सत्य बोलते हैं? या जो सत्य, मान लीजिए सत्य की जो आंधी है 100% चलती है हमारे जीवन में? नहीं चलती है। झूठ जरूर बोला जाता है, जहां सच है वहां झूठ भी होता है। हम ये कह सकते हैं सच्चाई भले ज़्यादा हो लेकिन झूठ भी आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या हम सत्य की जो महत्व है उसको नकार सकते हैं? सत्य के महत्व को नकार नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम साम्य के महत्व भी नकार नहीं सकते हैं। ठीक है। अब हम साम्य के जो महत्व हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला महत्व क्या है? मूल्य निर्धारण में महत्व। मूल्य निर्धारण में महत्व क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मूल्य निर्धारण की समस्या साम्य विश्लेषण के द्वारा ही हल की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, जहां मांग और पूर्ति आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, वहीं इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे आपका मूल्य निर्धारण हो जाता है। कई सारे कर्व में हमने देखा है। प्रतियोगिता का स्वरूप चाहे पूर्ण हो या फिर अपूर्ण हो, वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर तय होगा जहां वस्तु की मांग पूर्ति का संतुलन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है आर्थिक समस्याओं के हल में सहायक, तो सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। साम्य विश्लेषण आर्थिक समस्याओं के हल में सहायता करता है। कैसे? उदाहरण के लिए, जब संतुलन बिगड़ जाता है तब मांग की अपेक्षा पूर्ति या पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है। प्रथम दशा में विक्रेताओं की वस्तुएं नहीं बिक पाती हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि दूसरी दशा में उपभोक्ताओं को वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होती है। आपस में वो लोग क्या बार्गेनिंग करते हैं, भैया इतने का दे दो, वो कहेंगे भैया इतने का नहीं देंगे, इतने के बेचेंगे, है ना। और यह प्रतियोगिता तब तक चलती रहती है जब तक कि फिर से नया संतुलन स्थापित ना हो जाए। इस प्रकार असामान्य परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को व्यवस्थित करने के लिए साम्य का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। तो महत्व को नकार नहीं सकते हम। तीसरा है उपभोक्ता के संदर्भ में साम्य का महत्व। तो इसके संदर्भ में भी बहुत महत्व है। उपभोक्ता के जीवन में भी साम्य का बहुत महत्व है। प्रत्येक उपभोक्ता साधनों और आवश्यकताओं की समस्या के बीच फंसा रहता है। आप जानते हैं आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और संसाधन कम है, इसके बीच में फंसा रहता है। वह तब तक असंतुलन की दशा में रहता है जब तक कि वह सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर लेता है। तो उस सीमित साधन से बहुत सारे जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। जब उपभोक्ता अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाता है तब उसे साम्य प्राप्त होता है। ठीक, संतुष्टि प्राप्त होती है। भाई एक एग्जाम्पल मैंने आपको आलू वाला दिया था, वो ध्यान करिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यही साम्य उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है। आप देखते हैं पूर्वानुमान। साम्य का विचार भविष्य संबंधी निर्णयों में भी सहायता करता है। ठीक है। किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किसका नहीं किया जाए, तथा कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए, वस्तु की कीमत घटाई जाए या बढ़ाई जाए, आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनका निर्णय भविष्य संबंधी योजनाओं को ध्यान में रखकर ही करना होता है। हमें इन सभी बातों में तभी सफलता मिल सकती है जबकि हम साम्य की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ठीक है। दूसरे का जो उपभोक्ता है और जो बाजार है उसका हमें मनोविज्ञान जो है वो पढ़ना पड़ेगा, उसके कुछ तर्क हमें जानने पड़ेंगे। ठीक है, रखने पड़ेंगे, तभी हम पूर्वानुमान अच्छे से कर सकते हैं, प्रोडिक्शन कर सकते हैं। अंत में है साधनों के पारिश्रमिक निर्धारण में महत्व। तो हम बहुत सारे साधनों को क्या करते हैं, उनका पारिश्रमिक देते हैं। ठीक है, जैसे लेबर को वेजेस दिया जाता है और कैपिटल को
इंटरेस्ट दिया जाता है, वो उसकी बात हो रही है। जिस प्रकार वस्तु के मूल्य निर्धारण में साम्य का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक उसी प्रकार से उत्पत्ति के साधनों के पारिश्रमिक के निर्धारण में भी साम्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस बिंदु पर साधनों का सीमांत त्याग साधनों के सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है, वह साम्य बिंदु होगा। जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे बहुत सारे ना, ब्याज का सिद्धांत या फिर और भी लेबर जो है वेजेस का सिद्धांत, तब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और यहीं पर साधन के पारिश्रमिक का भी निर्धारण होगा। इसी प्रकार साम्य उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय लाभांश को वितरित करने में सहायता करता है। तो अंत में ये हम कह सकते हैं, इसकी आलोचनाएं तो हैं, लेकिन हम साम्य के महत्व को नकार ही नहीं सकते हैं, वरना अर्थव्यवस्था क्या होगा, जो अर्थशास्त्र है वो अधूरा हो जाएगा। अधूरा क्या, अधूरे से भी अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और साम्य संबंधी जो विचार है वो खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम एक नया चैप्टर देखेंगे, कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।